हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। देखो, अपनी लास्ट क्लास में पोलराइजेशन खत्म हुआ था और आज अपन पढ़ रहे होंगे एच बॉन्डिंग, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और देखो इससे कुछ ना अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना इन चीज़ों को। देखो, सबसे पहले अपने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मैंने बोला था कि बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन में अपन को बस इतना सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भैया केटाइन की बात हो रही हो या एनाइन की बात हो रही हो तो केटाइन को हमेशा क्या लेना है, छोटा लेना है, एनाइन बड़ा लेना है, ठीक है। छोटा केटाइन, एनाइन क्या बड़ा। क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल तो क्या लेना है अपन को, स्मॉल लेना है भैया केटाइन, ठीक है ना, स्मॉल केटाइन। और लार्ज क्या लेना है, एनाइन, ठीक है। जहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन, वहाँ पे पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा। क्या, पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा। और जहाँ पे पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे। और जहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे, जहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे वहाँ पे भैया आयनिक कैरेक्टर क्या, लोवेस्ट होंगे। इतना ध्यान रखना कि कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रही है वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर क्या, डाउन हो रहे होंगे। इतना ध्यान रखना। और कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे मैक्सिमम होंगे, लार्ज तो क्या लेंगे अपन, एनाइन लेंगे। क्या, लार्ज एनाइन, स्मॉल केटाइन, स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन। इतना रखेंगे तो आपका पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा लो, सब कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगर इतना आपने किया तो आज अपन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या करना रहेगा, क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके हिसाब से, क्या होती है। बेसिक आइडिया तो होगा ना आप लोगों को कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। देखो, मान लीजिए ये वाला लिया आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन तो पक्का है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या, अगर आपको मैं ये वाला दे दूँ तो आप क्या मानेंगे इसको, भैया आप बोलेंगे कि ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इतना पढ़ा ना अपन को, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या होता है इस वाली चीज में, ये वाली देखो, इस वाली चीज को देखो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन से। फ्लोरीन क्या मैक्सिमम ईएन है इसका, मैक्स ईएन किसका है, फ्लोरीन का। ऐसे तरह होता है ना, मैक्सिमम इसका, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। क्या मैक्स ईएन होता है, फोन कॉल, फोन कॉल होती है ना बात, इसकी ट्रिक है ना फोन। तो अगर मान लीजिए ये मैक्सिमम ईएन वाला है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम हाइड्रोजन अब मैक्सिमम ईएन वाले एलिमेंट से जुड़ा हो, ठीक है ना। मैक्सिमम ईएन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान ली एफ और सीएल आ रहा है तो मैक्सिमम किसका है यहाँ पे, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो फ्लोरीन से जुड़ा होगा, वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होगा, हाइड्रोजन उससे एच बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो इसमें एच बॉन्डिंग किस तरह से होती है भैया, देखो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो क्या इसमें इन दोनों के बीच में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो एफ होता है इसकी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी होने से क्या होता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होती है, आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भैया, क्या ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इसकी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे बन जाती है भैया एच बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाती है, एच बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ पे ये होता है बेसिक आइडिया इसका कि एच बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज पहले मैं बताना भूल गया आपको, देखो एच एफ यहाँ पे क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो भैया जो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे क्या एच बॉन्ड तो वीक होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से क्या वीक बॉन्ड तो कमजोर होगा ना यार, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि यहाँ पे वॉन्डरवाल फोर्स लगते हैं, क्या यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना, वॉन्डरवाल फोर्स लगता है। वॉन्डरवाल फोर्स लगने के कारण ये क्या, एच बॉन्डिंग वीक हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड से। इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में, तो बेसिक चीज समझने वाली होगी थी। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यही चीज मैं आपको लिखा देता हूँ भैया, ये वाली लाइन लिखो यहाँ पे। ये लाइन क्या बोलती है भैया कि हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद हाई ईएन, ठीक है ना, FON एटम। यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि भैया डायरेक्टली जुड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में कोई सा एटम हो वहाँ पे आप जोड़ दें। इसका डायरेक्टली किससे जुड़ रहा हो, F से जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन से जुड़ रहा हो या नाइट्रोजन से जुड़ रहा हो, ठीक है ना। अगर ये तीन एटम में से किसी से भी जुड़ा होगा वहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैक्सिमम ईएन इनकी है। तो अगर इनसे जुड़ रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये लाइन इतना ही बोलती है। अगर मान लीजिए आपके पास एक या दो या तीन बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं आपके पास जिनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, तो उनमें अगर आपसे पूछा जाए इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, तो आप स्ट्रेंथ किस तरह बताएंगे, मतलब कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ बना रहा होगा, मतलब कौन मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितने भी मॉलिक्यूल में है उनमें से मैक्सिमम किसका है, उनकी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, उसको कैसे पता करेंगे आप। उसको पता करने के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को एक चीज, कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ पहले, ठीक है ना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा HF लिया, उसके बाद मैंने लिया भैया H2, उसके बाद मैंने लिया NH3। क्या इसमें पता करके बताएंगे आप लोग कि भैया हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, कि यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ भी क्या होगी, H बॉन्डिंग थोड़ी होगी। और यहाँ के नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
नाइट्रोजन से क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, मैक्सिमम इस वाले की होगी, इसके बाद ऑक्सीजन की, इसके बाद NH3 की, ठीक है। तो क्या इसका ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया अपन ने कि वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा ना, फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन उससे कम हो गया तो इसकी H बॉन्डिंग कम हो जाएगी, ठीक है। इसी बेस में अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ भैया, जानते हो ना T2O को, तो उसके बाद मैंने ले लेता हूँ D2O, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा H2O। अब यहाँ पे बताओ आप किसका मैक्सिमम होगा, मैं बोलूँगा भैया इस वाले का मैक्सिमम होगा। इस वाले का मैक्सिमम क्यों होगा कि भैया इसका क्या मास बढ़ रहा होगा, इसका मास बढ़ रहा होगा, ठीक है। अगर मास बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी, ठीक है ना। इसी बेस पे अगर मान लीजिए मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया T2O, उसके बाद बोला D2O, उसके बाद बोला H2O, ठीक है। H2O लिया, तीनों का किसके बताएंगे आप, क्या इस तरह से बता देंगे आप, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका क्या एटॉमिक मास ज़्यादा है तो यहाँ पे H बॉन्डिंग इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद अपन लिख रहे होंगे भैया H बॉन्डिंग की क्या स्ट्रेंथ, H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे आप, ठीक है ना। H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देखने के लिए भैया आई समझ में बात, जब En से जुड़ा हुआ है तो भैया जिसकी N मैक्सिमम होगी, जिसकी En मैक्सिमम होगी, उसका क्या H बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा, मतलब H बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। आपको En देखना है, जहाँ पे H बॉन्डिंग की आपको स्ट्रेंथ देखनी होगी, वहाँ पे जिसके जो हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से जुड़ा होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। ये वाली चीज़ ध्यान रखना। ये वाली चीज़ ध्यान रखने के बाद जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ भैया कि मैंने लिया HF, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, जो मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल आपने लिया तो ये आपस में क्या एसोसिएशन करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, अपन को दिख एक रहा होता है लेकिन आसपास में जुड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर बनी होती है, जैसे मान लीजिए इस तरह से होता है ना, इस तरह से बना रहता है, ठीक है ना। आपको पता नहीं करना इन चीज़ों का, आप इतना ध्यान रखो कि भैया इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सारे हो जाएंगे, एक लिया मैंने HL ले लिया, ठीक है ना। जो मैंने बताया ना आप लोगों को वही है, बहुत ईजी चीज़ है यार ये वाला। तो अब यहाँ पे मेरे को आप इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर देंगे तो किस तरह देंगे भैया, मैक्सिमम ऊपर वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। यही ऑर्डर जा रहा है ना आप, तो जैसे मान लीजिए नीचे जा रहे हैं अपन, नीचे जाने पे क्या En तो घटेगी ना इनकी, En घटने के साथ ही क्या H बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद भैया मैं अगला एक आपको लाइन लिखा देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, ये वाली लाइन लिखो, देखिए मान लीजिए, ठीक है। ये वाली लाइन लिखी, ये वाली लाइन आपसे क्या बोलती है, क्या N और Cl है ऑलमोस्ट सेम En, सो H बॉन्ड प्रेजेंट इन NH3, ठीक है ना। En और Cl की जो आपको En मिलती है वो लगभग सेम होती है, ठीक है ना, लगभग सेम होती है। तो इसी तरह के भैया जो NH3 होता है, NH3 तो प्रेजेंट होता है क्या NH3, तो इसी तरह जो भैया NH3 होता है, NH3 में क्या H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, लेकिन एब्सेंट इन HCl ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। मैंने एक चीज़ पहले बोली थी भैया कि आपको En मैक्सिमम निकालना है, अगर साइज बढ़ रही है तो वहाँ पे En कम हो जाएगी। तो अगर ये वाला एलिमेंट आपके, अगर ये वाला मॉलिक्यूल आपके सामने लिया जाए HCl, तो HCl में भैया यहाँ पे देखो ये नेगेटिविटी तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, लेकिन फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है। अपन ने बोला था FON से जुड़ा होना चाहिए, क्या FON से जुड़ा हुआ है, क्या FON से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें H बॉन्डिंग नहीं होगी। इतना सा ध्यान रखना, बहुत ईजी सी चीज़ है लेकिन आपको करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखो, ये वाली लाइन जो बोलती है ना, इस वाली लाइन को बहुत अच्छे से करो। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको एक स्टार पॉइंट लिखाता हूँ। एक स्टार पॉइंट क्या लिखाऊंगा, एक स्टार पॉइंट मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए एक आपने नाम सुना होगा जेम डाइवोल का, कभी नाम सुना आपने जेम डाइवोल का, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए जेम डाइवोल का, ए वाला होता है जेम डाइवोल सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भैया कि यहाँ से क्या करना पड़ता है कि ये वाला कार्बन है, ए वाला कार्बन है, तो इस वाले कार्बन में क्या दो एल्कोहल है, OH है, दो OH होते हैं, दो OH। यहाँ पे जेम डाइवोल में क्या होता है, एक कार्बन पे कभी भी ध्यान रख लेना, एक कार्बन पे कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को एक H2 रिमूव करना होगा, मतलब एक तो H यहाँ से हो गया है ना, एक H यहाँ से होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाला, हो गया ना H2 रिमूव। H2 रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा भैया CH3, CHO बचेगा नहीं, CH3 का CH, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, तो मतलब ये वाला बचा, ये वाला बचा, तो यहाँ पे CH3 CHO बचा। बचने के बाद भैया आप लोगों को पता लग रहा है इस चीज़ कि यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। आप बोलेंगे भैया नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता लग रहा हो कि भैया जो CH है ये CH डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। CH क्या कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ। आपने की बात हुई थी FON से जुड़ना होना चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या ये स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता लग रहा हो यहाँ पे ऑक्सीजन H निकलता है, ठीक है ना। आप इसी वाली चीज़ को देख के यहाँ पे आप स्टेबल कर देंगे, लेकिन आपको स्टेबल नहीं करना है। ये वाली चीज़ देख के, आपको ये वाली चीज़ देख के स्टेबल नहीं करना है, आपको देखना है कि भैया कभी भी
कार्बन पे 2 OH होंगे ना, वो स्टेबल नहीं होंगे, तो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद इनके बाद जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ना होता है वो जुड़ा है होता ही नहीं है। इसके साथ ही मैं आपके साथ लेता हूँ भैया, क्या लेता हूँ, क्लोरेल हाइड्रेट। नाम सुना हो क्लोरेल हाइड्रेट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टेबल होता है, यहाँ पे H बॉन्डिंग होती है। बहुत स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक लाइन सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, जो उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल लिखा दूंगा। बट क्या, बट क्लोरेल हाइड्रेट स्टेबल जेम डाइवोल ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब आप बात कर रहे थे यहाँ पे भैया कि यहाँ पे तो जेम डाइवोल था, तो ये वाला जेम डाइवोल तो स्टेबल नहीं था, लेकिन इसमें H बॉन्डिंग कैसे आ गई। तो उसका रीजन मैं बता रहा हूँ किस तरह की आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्लोरेल हाइड्रेट है, ठीक है ना, बहुत स्पेशल टाइप का है। इसको स्टार लगा के लिख लो कि भैया कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से किस तरह से होता है, ये होता है एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इसका। CCl3 होता है, उसके बाद होता है CH, और उसके बाद होता है भैया क्या बोलूँ इसका OH अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यार क्लोरेल हाइड्रेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे जुड़ते हैं 3 Cl जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 3 Cl जुड़ गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH, ठीक है ना, यहाँ पे जुड़ेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ जाएगा H, ठीक है ना, इधर भी H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्या लेने के लिए कम पड़े हुए हैं, यहाँ पे इसका ऑर्बिटल खाली है, और इसके पास क्या लोन पेयर है। लोन पेयर होने के बाद भैया यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, ये आपस में अपनी ईमानदारी से कुछ काम कर लेगा। अगर ये यहाँ पे ईमानदारी से अपना कुछ काम कर लेगा, तो कि यहाँ पे H और ऑक्सीजन में आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जुड़े होने के कारण क्या H बॉन्डिंग हो जाएगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे जुड़ने के लिए इनको क्या लोन पेयर मिले, लोन पेयर मिलने के बाद आपस में बॉन्ड बनाया, लेकिन इधर OH जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या H बॉन्डिंग हो रही, साफ साफ दिख रही है आपको। तो ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है ना, ड्यू टू H बॉन्डिंग ये क्या स्टेबल हो जाएगा। क्लोरेल हाइड्रेट का ध्यान रख लेना इस चीज़ को। और जेम डाइवोल जो यहाँ पे एक कार्बन में कभी भी स्टेबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे क्या स्टेबल हुए दोनों, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है और आपको समझने वाली चीज़ है, ठीक है। इतना करने के बाद भैया क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, अगर आपको कुछ समझ में आया है, समझ में आई चीज़ आपको, इतना बताओ मेरे को। समझ में नहीं आई तो भैया स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, बता दूंगा। बहुत ईजी चीज़ है, आपको समझना भी चाहिए, और मैं आप बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। लिखो, इन विच एसिड H बॉन्ड, बताना आप, H बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है ना, प्लस लिख दो, H बॉन्ड प्रेजेंट लिखो, HF। सेकेंड टाइप का लिखो HCN। थर्ड टाइप का लिखो NH3, और फोर्थ टाइप का लिखो भैया क्या, H2SO4। अब इन चीज़ों में आप मेरे को बताएंगे कि भैया HF में हमें दिक्कत नहीं है, HCN में हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, NH3 में हमें दिक्कत नहीं है, हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना, H बॉन्डिंग प्रेजेंट देखनी है। क्या H2SO4 में H बॉन्डिंग होती है, आपको दिक्कत आ जाएगी, लेकिन मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखा के बताता हूँ आप लोगों को। क्या इस तरह से बनती है, क्या इस तरह से बनती है, ठीक है ना, क्या इस तरह से बनती है, इधर लगाओ H, ठीक है ना। आप बोलेंगे भैया नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनने के बाद क्या आपको लग जाएगा कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो हो रही है, तो इसमें भी होगा, मतलब तो फिर इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर जाएगा ऑल। आप बोलेंगे 4 आंसर दिया, 6 में हो रही है, तो भैया फिर आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ऑल, ठीक है। इतना किया आपने तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना किया आपने तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपका जो H बॉन्डिंग का जो बेसिक कंसेप्ट था ना वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपको समझ में आ चुका है कि भैया H बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या, अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को यार, तुम्हारा जो क्लासेज है, कोचिंग है, जो भी लेक्चर देख रहा है, उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी जो क्लासेज है कब तक खत्म हो रही है। फरवरी मार्च में हो रही होगी मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी आप बता देना, और इतना बताना कौन कौन 11th वाले हैं और कौन कौन 12th वाले हैं, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, है ना, क्योंकि उस हिसाब से मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप मेरे को बताएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो H बॉन्डिंग क्या होता है, H बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन कौन सी होती है आपको पता चल रहा होगा। एक तो होती है भैया इंट्रामोलिकुलर, क्या होती है, एक इंटरमोलिकुलर होती है एक तो, ठीक है, और एक होती है इंट्रामोलिकुलर, क्या, एक तो इंटरमोलिकुलर होगी, एक इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना, ये लिखो इसको, ठीक है ना। 2 टाइप की होती है। अब 2 टाइप की क्या होती है, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है कि भैया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, या 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर होती है, सॉरी इंटरमोलिकुलर कहाँ पे होती है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रही है, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये वाला मॉलिक्यूल, एक ये वाला मॉलिक्यूल, या 2 एटम्स होंगे, जो भी होंगे, लेकिन 2 अलग अलग के टाइम 2 डिफरेंट टाइप के बीच में H बॉन्डिंग हो रही होगी, वहाँ पे बोला जाएगा भैया कि इंटरमोलिकुलर। अगर बात आती है
इंट्रामोलिकुलर, तो अंदर आपको फील आ रहा है ना, इंट्रा मतलब अंदर जैसा फील हो रहा है ना, इंट्रा इंट्रा, ठीक है ना। तो इंट्रा का नाम आया तो आपको लगना चाहिए कि मॉलिक्यूल एक ही होगा, ठीक है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्डिंग हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो क्या ये वाली चीज इंट्रामोलिकुलर कहलाएगी? हाँ बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर कहलाएगी, ठीक है ना। ठीक है, दो टाइप की हो रही होगी, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में हो जाएगी, इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे इनको मिटा के मैं एक लिख देता हूँ कि सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन में जाएंगे ना, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 का कौन सा आएगा, बोलो। ये वाला क्लासिफिकेशन लिखो आप। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद सबसे नंबर 1 पे भैया अपने पास आ रहा है क्या, इंटरमोलिकुलर, है ना। क्या आ रहा है क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन मैंने करवाया तो इंटरमोलिकुलर आपके पास आ रहा है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर आपके पास आ रहा है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर में अपन कुछ लाइन्स लिखेंगे, आपको लाइन्स लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि भैया इंटरमोलिकुलर कहाँ पे होती है। एक चीज़ मैंने बताया आपको, वेरियस, ठीक है, वेरियस मॉलिक्यूल में होती है। कहाँ पे होती है, वेरियस मॉलिक्यूल में होती है, ठीक है। और सेकंड नंबर भैया जिस तरह से होती है LOHFN, ठीक है ना, बहुत सारे हो गए ना, N का मतलब मल्टीपल टाइप से, ठीक है ना। या फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, LO क्या इस तरह से हो जाएगी, NH3 हो गया, ठीक है ना, होल कोस्ट में ना NH3 हो जाएगा। इसके बाद क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो एसोसिएशन करते हैं, क्या करते हैं इसमें, एसोसिएशन करते हैं, मतलब जुड़ते हैं, इतना रखो ना यार, जुड़ते हैं। एसोसिएशन क्या मतलब, आपस में बल्क बना रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट लिखो आपस में, इसमें क्या HF ऐसे होती है ना, HF इस तरह से बना लेते हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, मतलब मैंने पहले भी बताई चीज़ आपको, ठीक है। क्या इनके बीच में जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा भी हाई होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हाई होगा, हाई BP होगा, ठीक है ना। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला कंटेनर है, कुछ इसमें मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या अपन हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसको हीट दे रहे हैं, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, मतलब बहुत लेट क्या वेपराइजेशन होने लगेंगे, जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी बहुत लेट होगी, इनका मतलब इनका क्या हाई BP हो जाएगा, है ना, हाई BP हो जाएगा, मतलब बहुत लेट तक ये वेपराइजेशन नहीं हो रहा है। तो क्या आप बता देंगे मेरे को कि भैया जो इनके बीच की जो वेलालिटी होती है, जो भी क्या होती है, ये क्या लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, मतलब बहुत देर बाद, जैसे मान लीजिए कोई सा मैटर पड़ा हुआ है, कोई चीज़ है आपके पास, एक बहुत लेट में पिघल रही है, इतना ध्यान रखना, बहुत लेट पिघल रही है, बहुत लेट पिघल रही है। क्या इनके जो होता है ना संकुचित होने का, बहने का गुण, मतलब जो है ना फ्लोइंग का, वेलेटाइल का गुण मान लीजिए आप, प्रॉपर्टी वेलेटाइल की प्रॉपर्टी मान लीजिए कि ये लो हो जाएगी। वैसे तरह होती है कि भैया ये कितनी लेट आपस में इन चीज़ों का वेलेटाइल कितना लेट करेगी या जल्दी करेगी। तो भैया अगर मान ले बहुत लेट BP हो रहा है, इनका बहुत लेट वेपराइजेशन होती है, वेलेटाइल भी क्या लो हो जाएगा इसका। तो इसका लिखो लो वेलेटाइल, ठीक है ना। ये 4-5 पॉइंट लिखो, इतना सा रखो, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ है नहीं, मतलब आप इतना रखो इंटरमोलिकुलर कहाँ होती है और इंट्रामोलिकुलर कहाँ होती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपने करी होगी, करने के बाद भैया फिर तो बहुत अच्छी है। और सेकंड नंबर का लिख देंगे अपन, कौन सा लिखेंगे सेकंड नंबर का, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, कुछ लाइन्स लिखो, इसमें क्या होता है, ये 1 मॉलिक्यूल में लगती है, कहाँ 1 मॉलिक्यूल में लगती है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर कहाँ पे लगती है भैया, ये एग्जांपल बताता हूँ। वैसे मान लीजिए मैंने लिया ऑर्थो बेंजीन लिया मैंने, ठीक है ना। ऑर्थो बेंजीन लेने के बाद इसमें बन जाएगी क्या भैया, ऑर्थो के बाद क्या पैरा और मेटा में बनेगी, ये पैरा और मेटा में बनेगी, मैं बोलूँगा पैरा और मेटा में नहीं बनेगी। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसका रीज़न इतना सा होता है कि भैया जो ये बनते हैं, बनने के बाद इनमें क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। फोर्थ नंबर क्या होता है, इसमें क्या चिलेटेशन होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक पड़ी हुई चीज़ आपने, ठीक है ना। और इनका क्या लो, उसका क्या BP क्या था, हाई था, तो इसका क्या लो BP हो जाएगा। और वोलेटाइल इसका क्या लो था, तो इसका वोलेटाइल क्या हाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों तो अपोजिट चली जाएगी। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया भैया ऑर्थो बेंजीन का, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ होगी, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या NO2 जुड़ेगा, ठीक है, NO2 जुड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन उड़ गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या ऑक्सीजन उड़ गया। क्या इनके बीच में भैया ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या मिलके आपस में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बना रहा होगा, ये वाला ऑक्सीजन सॉरी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलके क्या इंट्रामोलिकुलर बन रहा होगा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बना रहा होगा। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनाने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि भैया जो स्ट्रक्चर बन रही है क्या रिंग लाइक बन रही है, बिल्कुल रिंग लाइक बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से बात हुई थी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अगर मान लीजिए भैया मैं यहाँ पे पैरा लेता हूँ, ठीक है, या मेटा लेता हूँ, ठीक है, मैं पैरा ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं पैरा लूँगा यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ बनेगी, ठीक है, तो भैया ये यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो इधर जाके बनेगा ये, ठीक है। क्या ये स्ट्रक्चर बन रही है क्या, रिंग लाइक नहीं बन रही ना, इसलिए मैं बोला कि वो नहीं बनेगा, इस तरह से वो चीज़ बनती है। तो इसका मेन रीजन ये वाला है भैया कि ये वाली चीज़ें लिखो 1 मॉलिक्यूल। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, थोड़ा सा मैं स्पीड से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इतना करो। इतना करने के बाद जो मैंने बोला है ना उसको एक बार एक लाइन में लिख लो, ये लो,
इंपॉर्टेंट लाइन है जो नीट में बहुत बार आती रहती है। क्या लाइन बोलती है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, ठीक है ना, बट मेटा पैरा इज नॉट अदर, ठीक है, ये वाली लाइन होगी। उसके बाद लिखो ऑर्थो आइसोमर सेपरेटेड बाय डिस्टिलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, दो चीजें लिखना जो प्रॉपर्टीज में आती है कि भैया, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर खत्म होने के बाद भैया मैं आपके सामने एक लाइन लेके आ रहा हूँ यार, कि ये वाली लाइन क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, बोला मैंने बताया वोलेटाइल हाई होता है, ठीक है ना, तो क्या स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। ऑर्थो वाली, ऑर्थो की बात हो रही है, मेटा पैरा तो बनता ही नहीं है बॉन्डिंग में, ठीक है ना, तो ये वाली देखो, बट मेटा पैरा इज नॉट, सिंपल राइट आंसर है। उसके बाद एक और बोलो, कभी कभी क्वेश्चन आता है भाई कि ऑर्थो आइसोमर होता है ना जो सेपरेटेड बाय किससे करते हैं, किससे सेपरेट किया जाता है, उसका जो ये वाला है डिस्टिलाइजेशन मेथड, कौन सा मेथड है, डिस्टिलाइजेशन मेथड से। बहुत बार क्वेश्चन आया भी और आएगा तब भी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भैया ऑर्थो आइसोमर सेपरेट किससे करते हैं, तो आप बोलेंगे डिस्टिलाइजेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक क्वेश्चन का मेरे को जवाब देंगे आप, लिखो इंट्रा एच बॉन्डिंग प्रेजेंट, 4 ऑप्शंस में दूंगा आपको, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, सेकंड में देता हूं आपको ऑर्थो फ्लोरोफिनोल, ठीक है, थर्ड आंसर में देता हूं आपको सैलिसिल एल्डाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, फोर्थ आंसर में देता हूं आपको क्लोरेल हाइड्रेट, ठीक है। 4 ऑप्शन तो मैंने आपको दिए, क्या 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 4 ऑप्शन मैंने आपको देने के बाद भैया ये वाला आपको आएगा, ये वाला इजी लग रहा होगा, क्लोरेल हाइड्रेट मैंने तीनों तो बता दे, क्या सैलिसिल एल्डिहाइड भी बनेगा, हाँ मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से बनता है, यहाँ पे एचओ जुड़ा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, इधर नीचे जाएंगे तो भैया OH जुड़ता है। अब तो आपको पता लगा कि भैया ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ा, H बॉन्डिंग बना लिया, H बॉन्डिंग बना तो इंट्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रा H बॉन्डिंग हो जाएगा कि एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, क्या इसकी बन रही है रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसका आंसर क्या ओल हो जाएगा, एलो ओल। फोर्थ नहीं, इसका 5 आंसर होगा भैया, 5 आंसर होगा, क्या हो जाएगा एओल। क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आई? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अच्छे से समझ में आई तो आपको बता पाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, क्या इंटर मोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर, ठीक है। एच बॉन्डिंग का क्या समझ में आया, एच है इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, आपने जुड़ने के बाद क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। उसके बाद इंटर, और इंट्रा में क्या था, इंटर का मतलब 2 के बीच में और इंट्रा का बीच में सिंगल 1 के बीच में। इस तरह से बनाओ, फ्रेमिंग करो चैप्टर की, इस तरह से फ्रेमिंग होती है बहुत इजी वे में, अगर इस तरह से आप करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। एच बॉन्डिंग यहाँ पे खत्म होती है। अब इसके बाद अपन कर रहे होंगे एप्लीकेशंस, ठीक है ना, 7 से 8 एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा आप लोगों को जो एच बॉन्डिंग से रिलेटेड होती है। और होने के बाद आपको लग रहा होगा पहले कि बहुत सारे टॉपिक बीच के जो मैंने पढ़ाए ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे नहीं पढ़ाए जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को क्या एक सीक्वेंस से होना चाहिए। मैंने पहले बोला है, भी बोल रहा हूँ, सीक्वेंस जरूरी है, क्योंकि मैं पहले जो चीज़ें बता देता आपको तो आपको काम नहीं है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के बाद में सारी एप्लीकेशन यूजफुल होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर उसमें लगेगी जहाँ पे एप्लीकेशन काम आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपका सब शुरू करता हूँ भैया एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में अपन भैया कितने पढ़ेंगे, देखो ये वाली एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कितने एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन, सबसे नंबर 1 पे पढ़ेंगे भैया डायमर फॉर्मेशन, उसके बाद पढ़ेंगे डिसोसिएशन, उसके बाद सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद डेंसिटी पढ़ेंगे। मतलब टोटल मिला के, क्योंकि यहाँ पे बीपी और एमपी का दोनों का क्या रिलेटेड में करके मैं बता दूंगा, है ना, इसलिए 7 डेंसिटी पढ़ेंगे अपन, 7 है ना, 7 क्या पढ़ेंगे अपन, 7 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद अपना स्टार्ट हो रहा होगा क्या हो रहा होगा बताऊंगा, कोवेलेंट और आयनिक की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका जो रोल है वो आने लगे, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना वहाँ पे जरूर होता है, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखो, डायमर फॉर्मेशन, डिसोसिएशन, सोल्युबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है ना। ये 4-5 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे भैया इसको क्या मैं मिटा देता हूँ, इसको क्या मैं मिटा देता हूँ, नहीं मिटाऊंगा, चलो छोड़ो। नंबर 1 पे डालो, क्या नंबर 1 पे ये डालना पड़ेगा अपन को, क्या डायमर फॉर्मेशन, क्या डालेंगे अपन नंबर 1 पे डायमर फॉर्मेशन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने डायमर फॉर्मेशन, नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या भैया डायमर फॉर्मेशन अपनी पहले भी बात हुई थी कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा आइटम, कौन सी चीज़ है जो डायमर का फॉर्मेशन करती है, मतलब डायमर फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है ना। डायमर फॉर्म में पाने के लिए आपको एक चीज़ पता होगा कि जो सिंगल होता है सिंगल का डबल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इसलिए डायमर बना देता है, ठीक है ना। डायमर का ये होता है डबल, डायमर का क्या मतलब होता है, डबल होता है, ठीक है। ये होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ए वाला एग्जाम्पल लिया कि जैसे एक होता है CH3COOH, ठीक है ना,
CH3COOH होता है। तो क्या इसका मेरे को आप एटॉमिक मास बता देंगे, टोटल एटॉमिक मास करके बता देंगे आप मेरे को। आप बोलेंगे कि भैया इसका कितना होगा, 12 होगा, इसका क्या 12 होगा, इसका क्या 12 होगा, इसका क्या 16 होगा, तो भैया इसका 12 हो गया, इसका क्या 3 हो गया, इसका क्या वापस से वही 12 हो गया, इसका क्या दोनों का ऑक्सीजन का मिला के 16 32 हो गया, ठीक है ना, इसका 1 हो गया वापस से। इनको जोड़ेंगे अपन, जोड़ने के बाद पता चलेगा आपको कि 12 12 कितना हो गया, 24 प्लस 3, उसके बाद क्या 32 और 33 हो गया। ऐसा कुछ इसको मिलाएंगे अपन, मिलाने के बाद आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी भैया कि टोटल मेरे को जो लग रहा है ना भैया कि ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है मेरे को 16, ठीक है ना। इसका क्या होता है CH3COOH का, ठीक ना, एसिटिक एसिड का कितना 16 होता है। गिनने में तो क्या आपको दिखने में तो 60 होता है, लेकिन 60 क्या मैं आपके यहाँ पे रॉन्ग कर देता हूँ, बिल्कुल रॉन्ग कर देता हूँ। रॉन्ग इसलिए करूँगा कि भैया CH3COOH जो होता है ना एसिटिक एसिड, तो इसका 60 तो दिखता है आप लोगों को, लेकिन 60 होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ऑलवेज क्या होता है, डायमर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इसका 60 नहीं 120 होता है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा भैया इस CH3COOH का क्या एटॉमिक मास बताइए आप, एटॉमिक मास बताइए आप, टोटल एटॉमिक मास अगर आप बताएंगे, आप बताने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 60 आंसर होगा। आप 100% निकालेंगे, इसको निकालने के बाद क्या होता है 60 टिक कर देंगे अपन, 60 टिक करेंगे, लेकिन पता करना है 60 टिक कभी नहीं करना, आपको 120 करना है, 120 करना है, क्योंकि हमेशा डायमर की फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। समझने वाली बात थी, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आ जाएगा। और ध्यान रख लेना बेटा, ध्यान रख लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें, ठीक है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फॉर्म होंगे। नोट्स बना रहे हो, नोट्स में बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, मैं दूंगा आपको नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ इस चीज़ की मैं, ठीक है ना, गारंटेड। नेट का एग्जाम हो उसके दूसरे दिन वीडियो डाल दूंगा कि भैया कहाँ से क्वेश्चन आए, अपनी कॉपी से क्वेश्चन आए, इतना मैं गारंटेड बोलता हूँ, ठीक है। ये लो CH3COOH, ठीक है, कितना होता है 60, आपने और करेंगे नहीं, इसका कितना होता है 120, इस तरह से लिखो, 60 नहीं 120 होता है। इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनका भी क्या डायमर फॉर्म होता है, उसको मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा वो देख लेना, आपको समझ में जाएगा, हाँ डायमर या थोड़ा लर्न कर लेना, ठीक है ना। ये वाली जैसे मान लीजिए मैंने लिया BeCl2, ठीक है, तो BeCl2 किस में पाया जाएगा भैया, ये पाया जाएगा B2Cl4 में, ठीक है ना। उसके बाद मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए LCl3 लिया मैंने, तो LCl क्या है L2Cl6 हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लिया आपने। उसके बाद देखो BH3 है और एक होता है भैया BH2, ठीक है ना, ये दोनों हैं, ये दोनों होने के बाद ये कितना हो जाएगा B2H3H6 हो जाएगा, B2H4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद भैया मैं कुछ और लिखाता हूँ, जैसे आप मान लीजिए CH3 लिखा था मैंने, तो C2H6 हो जाएगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ CF3 लिख देता हूँ, ठीक है, C2F6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना लिखो। तो यार देखो, अब इनमें लिखने के बाद इनको आप अच्छे से लिखना, ठीक है। इतना लिखने के बाद भैया जो ये डायमर फॉर्म हुआ है, डायमर फॉर्म में इनके पीछे क्या रीजन है, डायमर फॉर्म होने के रीजन क्या है, तो आप मेरे को बता देंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो ये दोनों है, इनमें क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है भैया, तो इनमें आपको क्या लगता है भैया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इनका हो रहा है। कोऑर्डिनेट पता है ना आप लोगों को, देखो भैया बी ही कुछ भी बचा नहीं इसके पास, ठीक है ना। तो क्या ये Cl से लेगा लोन पे नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है, इनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण बन रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों की बात करें अपन, इन दोनों की, तो भैया इनमें तो आपको पता होगा ट्राइसेंट्रिक, बोला था ना मैंने, BH3 वाला ट्राइसेंट्रिक वाला बताए थे मैंने आपको, ट्राइसेंट्रिक बनता है इन दोनों में। लेकिन और जो ये दो लिखे हुए हैं मैंने, ये दो लिखे हुए थे, इनमें कौन सा बनता है भैया, कोवलेंट बनता है, ठीक है ना, कोवलेंट बनता है इनके बीच में। इसके बाद में थोड़ा सा रब कर देता हूँ इन चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को आपने राइट कर लिया होगा उसको, क्योंकि मैं कोवलेंट के और कुछ एग्जाम्पल लिखाऊंगा आपको, इसलिए मैंने कोवलेंट का रब नहीं किया आपको, ठीक है। ये लो, इसके बाद मैं लिखता हूँ भैया NO2 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ भैया HgCl लिखता हूँ, इनका क्या बनेगा N2O4 बनेगा, इसका क्या बनेगा Hg2Cl2 बनेगा, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे तो इन चारों का मिला के क्या इसका भी क्या कोवलेंट हो जाएगा इन दोनों का। उसके बाद मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर क्या लिख रहा हूँ मैं, HF लिख रहा हूँ और एक लिख रहा हूँ CH3COOH, ठीक है। इन दोनों को भैया क्या H बॉन्डिंग होता है इनके कारण, हेलो, इन दोनों का किस तरह से बनता है, H बॉन्डिंग के कारण इनका डायमर फॉर्म बनता है, डायमर फॉर्म, ठीक है ना। देखना HF2 क्या बना है, H2F2 में पाया जाएगा, ठीक है ना। और इसका तो आपको बताया था मैंने 60 की जगह 120 होगा, ठीक है। एक तरह से डायमर फॉर्म बन। तो नेक्स्ट जो अपना एप्लीकेशन रहेगा वो रहेगा डिसोसिएशन, ठीक है ना। डिसोसिएशन का मतलब आप क्या समझते हैं, डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, ठीक है ना। आप मॉलिक्यूल को ब्रेक करें, ऐसा नहीं किसी का आप दिल तोड़ रहे हो, ठीक है ना। आपको तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, आपको ब्रेक करना बहुत अच्छे से आता है। क्या ब्रेक करना आप क्या डिसोसिएशन में करेंगे, क्या आप मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, कि आप किसी का दिल तोड़ेंगे या किसी का पेन तोड़ेंगे, मेरा पेन तोड़ेंगे, आप बिल्कुल नहीं तोड़ना। अपना पेन तोड़ लिया, अपना 5 रुपये का पेन आता है, इसलिए ध्यान रखना चीज़ों को यार कि
तोड़े तो चीजें अपनी तोड़े, किसी और की चीजों को ना तोड़े, ना किसी और का दिल तोड़े, ना किसी का पेन तोड़े, आपको खुद का तोड़ना है जो भी तोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो अभी आपको क्या मॉलिक्यूल को तोड़ना है, क्या तोड़ना है, अभी तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ठीक है। जैसे मैं देता हूं आपको KHF2, क्या देता हूं मैं आपको KHF2, तो क्या K प्लस में टूटेगा, उसके बाद क्या HF2 माइनस में टूट जाएगा, बोलो, अरे बोलो भाई, HF2 माइनस में टूट जाएगा, तो ये देखो HF2 माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको तोड़ना आना चाहिए, ऐसा मत तोड़ देना आपकी K प्लस तोड़ दिया, कभी H प्लस में तोड़ दिया, उसके बाद क्या 2 फ्लोरीन बचे तो भैया 2F माइनस में तोड़ दिया, रोंग हो जाएगा। इस तरह से तोड़ो, तोड़ने की सही कला होना चाहिए, सही तरीके से तोड़ोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ लेते हैं भैया क्या अगली सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। अब सोल्यूबिलिटी से आप क्या समझ रहे होंगे यार, सोल्यूबिलिटी से आप समझ रहे होंगे कि भैया कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल है, इसमें सोल्यूबल हो रहा है, किस चीज़ में सोल्यूबल हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने वाटर लिया, वाटर में लेके क्या आप शक्कर नमक कुछ भी डालेंगे क्या उनमें सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन क्या मैं पत्थर वत्थर डाल दूंगा उसमें, ये क्या मेरा पेन ला के डाल दूंगा आप में, ठीक है ना, आपका पेन आके डाल दूंगा, आपकी कॉपी डाल दूंगा, क्या वो सोल्यूबल होगी उसमें, बिल्कुल ही नहीं होगी। लेकिन क्या आपकी पानी की बोतल रखी होगी, पानी है, पानी में डाल देंगे तो सोल्यूबल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सोल्यूबल, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इसी चीज़ की बात करेंगे अपन। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, NaCl है, ठीक है। NaCl को क्या मैं नमक का वो है ना H2 में डाला मैंने, H2 में डाला मैंने, H2 में डालने के बाद भैया क्या सोल्यूबल हो जाएगा, बोलो क्या सोल्यूबल हो जाएगा, हाँ भैया सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या मैं बोल दूँ आपको, मैंने बोला CH3OH दे दूँ मैं, क्या ये इसमें क्या कौन से बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या ये H2 में सोल्यूबल हो जाएंगे, क्या H2 में सोल्यूबल हो जाएगा इन H2O, ठीक है ना, NH2 सोल्यूबल जलाएगा, बोलेंगे नहीं ये नहीं होगा, ठीक है ना। H2 में NaCl तो हो गया, लेकिन क्या CH3OH होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा यार, क्योंकि यार इसमें कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद भैया कोवेलेंट क्या स्ट्रॉन्ग हो गया ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कारण ये क्या, इसलिए क्या कोवेलेंट बॉन्ड वाले क्या कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें पाए जाते हैं क्या ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। लेकिन क्या एक्सेप्शन वाली बात आती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखेंगे कि फ्यू कोवेलेंट कंपाउंड लाइक, जैसे कौन कौन से, एक तो हो गया एल्कोहल, फिनोल, एसिड, एमाइड, एमीन, ग्लूकोज, सोल्यूबल, ठीक है ना। इतने सारे जो मॉलिक्यूल अपने सोल्यूबल होते हैं इन H2 ड्यू टू क्या, ड्यू टू H बॉन्डिंग, लो ड्यू टू H बॉन्डिंग फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्या H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्योंकि भैया HF है, HF लिया मैंने, ठीक है ना, या OH लिया मैंने, ठीक है। OH में पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है इससे, ठीक है ना, मैक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बाद हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह से क्या H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले कोवेलेंट कैरेक्टर थे, कोवेलेंट बॉन्ड था, उसके बाद क्या H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इस कारण से इसमें क्या होता है, इस कारण से इसमें ये वाटर में क्या सोल्यूबल होता है, क्या सोल्यूबल होता है। इस तरह से चीज़ों को ध्यान के रखो यार। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूबिलिटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इतना आपने कर ही लिया होगा, इतना मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ एग्जांपल लेके देखता हूँ मैं क्या कि आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी कहीं भी, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं दे देता हूँ आपको कि आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, 1/4 नंबर ऑफ कार्बन पर। अगर कार्बन के नंबर ज़्यादा दिखते हैं आप लोगों को तो वहाँ पे सोल्यूबल कम होगा वो, ठीक है ना। कम कार्बन के नंबर होगा तो मतलब कम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। और नंबर ऑफ कार्बन के मैक्स होंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या कम हो जाएगी। इस तरह से आपको करके चलना है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया भैया, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3OH लिया, उसके बाद मैंने लिया C2H3OH लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिया C3H7OH लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया C4H9OH लिया, ठीक है ना। अब इस चीज़ में मेरे को बताएंगे आप किसका मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, कि यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो कि भैया जो सबसे कम कार्बन जिसके पास होंगे, सबसे कम कार्बन जिसके पास होंगे वो मैक्सिमम सोल्यूबल होगा। इस तरह से इसका ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास में, इस तरह से आपका ऑर्डर जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई सा भी लेता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, क्या 3 डिग्री, वो 3 डिग्री के पास ज़्यादा कार्बन होंगे, इधर से जुड़े रहेगा, इधर से जुड़ा रहेगा, इधर से जुड़ा रहेगा, इधर तो जुड़ ही रहा है, 3 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन 3 डिग्री सबसे हो जाएगा, 1 डिग्री रहेगा सिंगल वाला तो मैक्सिमम ज़्यादा होगा ना। कहीं भी कोई सा भी आ गया ना आपको 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला मैक्सिमम नहीं होगा, कम होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री वाला मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतना आपने किया होगा। इतना करने के बाद ही भैया कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सोल्यूबिलिटी आती है ना, सोल्यूबिलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं। कौन कौन से करेंगे, एक तो लिखेंगे आप
क्या सोल्यूबिलिटी के साथ साथ आप क्या करेंगे, विस्कोसिटी भी लिख देंगे, क्या विस्कोसिटी भी लिख देंगे। उसके बाद क्या बीपी, बॉइलिंग पॉइंट का भी बता देंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या एच बॉन्डिंग के डिपेंड होती है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या सरफेस टेंशन भी लिख देंगे आप, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको सोल्यूबिलिटी आ रही है तो इतनी सारी चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है, OH, ठीक है ना, OH पे, ठीक है ना, किस पे होती है, OH पे या बॉन्डिंग पे, H बॉन्डिंग पे, ठीक है ना। आप OH का नंबर भी निकाल सकते हैं, कार्बन का तो आप बता ही सकते हैं, कार्बन के साथ साथ आप क्या H बॉन्डिंग या OH का नंबर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को कि लिखो CH3 CH2, इसके साथ एक OH जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद मैं देता हूँ आपको CH2 CH जोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 H लगा दूंगा मैं आपके लिए। एक देता हूँ मैं यहाँ पे CH2 CH2, इनसे क्या है, एक एक हेल्कोल जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 हेल्कोल आपके पास हो गए। अगर मैं आपसे पूछूंगा भैया इसका विस्कोसिटी का ऑर्डर बताइए, इसका बीपी का ऑर्डर बताइए, इसका आप सरफेस टेंशन का ऑर्डर बताइए, इसका आप सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बताइए, अगर तीनों चीज़ों का ऑर्डर मैं आपसे पूछूंगा तो भैया जिसका OH ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब जिसके साथ ज़्यादा OH जुड़े रहेंगे वहाँ पर ज़्यादा इसका हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे 1 OH है, यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 3 OH है, तो इसका ऑर्डर इस तरह से जाएगा भैया, इस तरह से ऑर्डर चला जाएगा इसका। समझ में आई ये चीज़? अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आई तो भैया क्या OH बढ़ेगा, OH बढ़ेगा तो क्या H बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, H बॉन्डिंग बनेगी तो भैया जो जितने सारे ऑर्डर मैंने आपको लिखा है ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो लेते हैं अपनी 4th नंबर की एप्लीकेशन, ठीक है ना। 4th नंबर की एप्लीकेशन क्या रहेगी भैया, 4th नंबर की रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ पर लगेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ पे लिखेंगे, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है भैया, जैसे मान लीजिए मैंने लिया सबसे पहले एक होता है आपका मेलिक एसिड, ठीक है ना, आपने अच्छे समझा होगा, मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेलिक और फ्यूमेरिक का क्या, मेलिक का मैक्सिमम होता है। मेलिक का मैक्सिमम किस लिए होता है कि क्या, मेलिक का सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे, इस तरह से होता है, मतलब सिस होता है ना, सिस वाला, सिस फॉर्म तो क्या मेलिक कहलाती है और ट्रांसफॉर्म क्या कहलाती है, फ्यूमेरिक एसिड कहलाती है, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, ये देख लीजिए इस तरह से हो जाएगा। इसकी सिस फॉर्म बनी ना, सिस मतलब एक साइड में आ रहे हैं, सिस फॉर्म बन गई। उसके बाद एक और मैंने लिया ये वाला, क्या सॉरी इसको बता देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद में फ्यूमेरिक, ये तो हो गया मेलिक हो गया, यहाँ पे क्या फ्यूमेरिक हो गया, ठीक है ना। LOHC लिखो इसको, एक कार्बन यहाँ पे क्या ये C जुड़ेगा, इसके बाद ये OH जुड़ जाएंगे, इधर वापस हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बोल गया ना, ट्रांसफॉर्म होगी। तो इस तरह से इसमें से क्या निकालेंगे अपन, क्या करेगा इसमें, क्या इसका प्रोटॉन का ये डोनेट करेगा, एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद देख लीजिए इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसकी हालत हो जाएगी भैया HH इधर जुड़ा रहेगा, इस तरह से इसकी हालत बन जाएगी, ठीक है। OH, क्योंकि यहाँ से OH था, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन जुड़ने के बाद COOH हो गया, क्या H निकल जाएगा यहाँ से, मतलब प्लस H हो जाएगा वापस, तो नीचे तो वही जो भी आ रहा था वो आ ही जाएगा, OH निकल जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद एक चीज़ ध्यान दीजिए मेरे को कि इसमें देखो ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे जाने के बाद डायरेक्ट क्या H बॉन्डिंग कर लेगा। H बॉन्डिंग करने के कारण D2H बॉन्डिंग ये क्या होता है, ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबल होता है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और इसी के साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसने लिया HC, ठीक है, ये वाली चीज़ चली जाएगी यहाँ पे से ना, ये वाली, ठीक है, समझना इन चीज़ को यार, समझने वाली चीज़ है। क्या इस COO माइनस हो जाएगा, इसका क्या वापस से वही हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन आने के बाद भैया क्या ये वाला हाइड्रोजन क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बोलो कि डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है ना। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो देख लीजिए आप, इतना समझो, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है। क्या ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, क्या इस तरह से करेगा, इस तरह से नहीं कर पाएगा ना, यहीं पर पाएगा ना, पास में करेगा तो पास में करेगा, दूर जाके थोड़ी ना करेगा। तो भैया ये वाली चीज़ देख ली, इस कारण से इसका स्टेबल नहीं होता, ये मैक्सिमम हो जाता है। इस तरह से ध्यान रखो, ये बात होती है भैया Ka1 का, ठीक है ना। Ka1 का अगर मान लीजिए आपके ऑर्डर पूछा जाए Ka2 का, तो ध्यान रख लेना भैया जो मेलिक एसिड है उसका कम हो जाएगा और फ्यूमेरिक एसिड का ज़्यादा हो जाएगा Ka2 की बात करें तो, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है यार, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली हो जाएगी भैया फिजिकल स्टेट की बात करें अपन तो सबसे पहले अपन को इतना पता होगा कि भैया H2O क्या होता है, ये सॉलिड होता है। H2O सॉलिड होता है, अरे नहीं भाई लिक्विड होता है, ठीक है ना, लिक्विड होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके नीचे की लिखेंगे H2S लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें लिखे, तीनों चीज़ें क्या होती है, गैस फॉर्म में पाई जाती है, तीनों चीज़ें गैस फॉर्म में जाती है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट क्या वन डबल फोर्स लगे रहते हैं, इस कारण से ये बहुत वीक हो जाता है, ठीक है ना, इस कारण गैस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा NH3 H2O HF, ठीक है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाएंगे। क्या ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में जाएंगे कि नीचे के लिखो आप
PH3 लिखा मैंने, H3 लिखा, ये लिखा, एस से लिखा, HBr लिखा, HI लिखा मैंने, ये तीनों चारों लिख दे, क्योंकि अगर ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली चीज़ अलग है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जाई जाती है, और यहाँ वाली चीज़ आपको पता होगी ना भैया गैस फॉर्म में पाई जाती है तीनों चीज़ें, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें क्या गैस फॉर्म में पाई जाती है, ये वाली क्या लिक्विड फॉर्म में जाती थी। आपको डिफरेंस मेन हो गया कि भैया जो ऊपर के तीनों एलिमेंट्स है, ये तीनों मॉलिक्यूल है भैया लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, और जो नीचे वाले हैं क्या गैस फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर ये गैस फॉर्म में पाए जाएंगे, क्या लिक्विड होगा उसका वो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा या फिर गैस का होगा। आप बोलेंगे भैया गैस का होगा, क्योंकि गैस तो ऐसे वेपर है, उसको और ज़्यादा वेपराइजेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो भैया इसका क्या होता है, लो BP होता है, ठीक है, लो BP होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वांडरवाल जो फोर्स होता है बहुत ईजी, बहुत वीक हो गए, ठीक है ना। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा तीनों का। तो अगली एप्लीकेशन अपनी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी मैंने बताया सही आप लोगों को, क्या बताया मैंने आप लोगों को कि भैया जो BP होती है ना, BP किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। मास पे डिपेंड किस पे करती है, मतलब H बॉन्डिंग पे करेगी। ये लिखो, ये वाला हो जाएगा BP का। अपन को बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो कैसे, देखो नीचे जाएंगे अपन, नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाने के बाद भैया मास तो बढ़ेगा ना, बड़ा एटम बढ़ रहे हैं ना, एटम साइज बढ़ रही है, क्या मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने के बाद क्या BP भी बढ़ रहा है, नीचे जाने पर क्या BP बढ़ रहा है, क्या वंडर वाला फोर्स भी बढ़ रहे हैं, तीनों चीज़ें बढ़ रही है। तो ये कि BP किस पर डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, ए वाले दिए मैंने HOS, ठीक है ना, एक लिया मैंने H2S, ठीक है ना। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा रहेगा, इसमें तो भैया ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसमें ज़्यादा, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही है ना, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने रही। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसमें क्या इसका ज़्यादा हो जाएगा। ए वाली ले लो CH3, ए वाला ले लो CH3OH, ठीक है, CH3OH एक लिया मैंने CH3SH, वापस से बात हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो इसका BP ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका BP ज़्यादा हो जाएगा। एक लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने CH3 लिया, उस ऑक्सीजन बीच में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, क्या CH3 S के साथ जुड़ा रहेगा, वापस से वही ऑक्सीजन बीच में आ गया ना, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया ना, इस तरह से लगा दो आप, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप एक एग्जाम्पल दो मेरे को, एक एग्जाम्पल दो जिसका मैं आपको आंसर बता के दे दूंगा। आपने एग्जाम्पल दिया ये वाला है ना, ठीक है, एक यहाँ पे सल्फर है इस तरह से। अब क्या इसका मेरे को आप बॉइलिंग पॉइंट बता सकेंगे कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे सल्फर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। क्या वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट में कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं, मतलब H बॉन्डिंग तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। H बॉन्डिंग नहीं है तो क्या भैया मास पर डिपेंड करेगा, तो मास तो भैया यहाँ पे CH3 सेम है, ऑक्सीजन और सल्फर में मास किसका ज़्यादा, सल्फर का ज़्यादा, तो यहाँ पे ये इस तरह से चला जाएगा उधर। समझ में आया ना, बॉइलिंग पॉइंट का समझ में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वहाँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मैक्सिमम हो ही जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर अपन क्या मास पे चले जाएंगे, तो मास पे जाने के बाद क्या मास दोनों में किसका आ रहा है, सल्फर का ज़्यादा आ रहा है मास, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रब करता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये वाला है, NaN3 लिया, उसके बाद मैंने लिया N3H हो गया, ठीक है ना, उसके बाद मैंने लिया CH3N3, ठीक है ना। अब इन तीनों में मेरे को बताएंगे आप, इन तीनों में आप मेरे को बताएंगे कि भैया किसका होगा। तो इसमें तो देखो, इसमें तो भैया क्या आयोनिक हो गया, वापस से क्या इसमें H बॉन्डिंग हो गया, H बॉन्डिंग हो गया, CH3 लेंगे तो किसमें वांडरवाल फोर्स हो गया इसमें। तो भैया आयनिक का तो मैक्सिमम होता ही है ना, BP मैक्सिमम होता है। आयनिक बॉन्ड तो बहुत सॉलिड होते हैं ना, जिनको बॉइलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब इसका बॉइलिंग ज़्यादा होगा। या H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग होने के कारण इसका ज़्यादा हो जाएगा, और वांडरवाल फोर्स मतलब वीक फोर्स हो गया ना बिल्कुल, तो इसका कम से कम होगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन करते चले जाएंगे। तो अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने, अब बताइए इसमें कौन किसका ज़्यादा होगा। आप बोलेंगे वापस से भैया ये आयनिक है तो मैक्सिमम होगा इसका, इस तरह से हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, इसमें वापस से वही वीक फोर्स आ गया, क्या वांडरवाल फोर्स आ गई, इसमें क्या H बॉन्डिंग आएगी, इसमें क्या आयोनिक हो गया। हेलो, बहुत ईजी चीज़ है यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेता हूँ जो आप लोगों को आके खोल देगा। HF NH3 लिया मैंने, यहाँ पे H2O लिया। क्या इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे आप, इसका ऑर्डर भैया, इसका ऑर्डर आपको लिखने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर होता है H2O का मैक्सिमम होता है, HF का मिनिमम होता है, उसके बाद क्या NH3 का लोवेस्ट होता है। ये वाली चीज़ है, इसको लिखने के बाद क्या, ये देखो H2O का मैक्सिमम है, HF का, उसके बाद क्या NH3 का हो जाएगा।
इसका रीज़न क्या होता है भैया, इसका रीज़न इसलिए होता है क्योंकि यार आप लोगों को लग रहा होगा कि HF का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि भैया ये 4 H बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, ये 2 बनाता है, ये भी 4 बनाता है। तो भैया अगर मान ले दोनों 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर क्या इन दोनों का सेम होना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो ये वाले बॉन्ड बनाता है उस वाले की एनर्जी होती है 7, ये वाला जो बॉन्ड बनाता है उसकी तो 10, और ये वाला जो बॉन्ड बनाता है उसकी होती है एनर्जी, तो एनर्जी को 3 है ना, तो 3 का इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, इसका 20 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, 28, इसका 28 हो जाएगा, इसका 20, इसका क्या 12 आ जाएगा। एनर्जी किसकी ज़्यादा, इसकी, तो इस फॉर्म में बनाएंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। इतना रखो, इसके बाद एक लाइन लिख लो नीचे, इसके बाद एक लाइन लिख लो यार, 1H2 मोलिक्यूल फॉर्म 4 H बॉन्ड, ठीक है ना, ये लाइन लिख लेना। कभी कभी क्वेश्चन आता है भैया कि एक मोलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का, एक तो कभी कभी क्वेश्चन आता है भैया H2 का एक मोलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, तो आप लोग बॉन्ड तो कितने, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है भैया H2 होता है, एक H2 का मोलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, आपको लिखना होगा 4, आपको दिखेंगे यहाँ पे कितने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 जो भी दिख जाए आपको लोगों को, लेकिन होते कितने 4 है, ठीक है ना, 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया अपनी जो लास्ट प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन बोलेंगे उसको बोला था डेंसिटी। क्या डेंसिटी का आप मेरे को फॉर्मूला बताएंगे, आप बोलेंगे भैया D/V होता है, मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। क्या मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल हाँ, डेंसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस वाले में वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, क्या ये बिल्कुल पहले से बढ़ने लग जाएगा, तो वहाँ पे डेंसिटी क्या कम होती जाएगी। बिल्कुल समझ में आएगा, D/m होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, हाइस है मेरे पास, हाइस और मैंने लिया H2, ठीक है। अब बताइए मेरे को डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? डेंसिटी भैया यहाँ पे होगी H2 की। ऐसा क्यों? ऐसा H2 की इसलिए होती है क्योंकि भैया आप लोगों को पता होगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना भैया, इसका जो होता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ओपन केज खुले पिंजरे जैसे है ना, मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी ना, बहुत बड़ी सी, ठीक है ना, मास बढ़ रहा है इसका, ठीक है ना, मास बढ़ रहा है तो ये क्या, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से आप करेंगे और वो इसमें तो वापस से क्या वही चीज़ें आ जाएगी, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये वाला ही जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक लाइन लिख लो इंपॉर्टेंट यार, कि डेंसिटी ऑफ H2 मैक्सिमम ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है ना, 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। ये वाला लाइन लिख लेना, क्वेश्चन बस यहाँ से बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन में कहीं भी आंसर हो जाएगा। अगर डेंसिटी क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आ जाएगा कि भैया किसका H2 में किसका ज़्यादा हुआ, तो आप H का लगा देना, और मैक्सिमम ये पूछ सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और इस वाली चीज़ में तो आपको H2 की लिख लेना है, H2 की 3-4 प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त, और मिलते हैं कल नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच।